अस्सलाम वालेकुम। कोर्स नंबर 510 मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। लास्ट टाइम हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। आज हम टोटल और सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ये कह रहे हैं इफ यू हैव लेट यू आई फ्रॉम वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n बी n फंक्शंस ऑफ सम और ऑल ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी अगर हमारे पास u1 u2 से लेकर un तक फंक्शंस हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं x1 से xn वेरिएबल्स पर, then summation ui dxi is called a Pfaffian differential form in n variables, and summation ui dxi is equal to 0 is called a Pfaffian differential equation in n variable. तो ये आपके पास जहाँ पर समीशन यू आई डी एक्स आई है, ये फैफियन डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। और अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करवा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इसे हम कहेंगे फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स। फिर नेक्स्ट है आपके पास 3.2 आर्टिकल टोटल और सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन या फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एन वेरिएबल्स थे। अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें 3 वेरिएबल्स तक तो ये हम इसको सिंगल या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p dx plus q dy plus r dz is equal to 0। ये टोटल डिफरेंशियल, ये फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, और ये जो p, q, r लिखे हुए हैं, दीज आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पर जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, तो p कोई भी फंक्शन ऑफ x, y, z हो सकता है। फॉर एग्जांपल sin x, cos x, एक्स स्क्वायर या वाई जेड, कुछ भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। इसी तरह q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड r इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्या है, इक्वेशन 1 कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड if there exists a function u whose total differential du is equal to the left hand number of 1। अच्छा, अगर आपके पास कोई फंक्शन u एग्जिस्ट करे जिसका टोटल डिफरेंशियल du वो लेफ्ट हैंड साइड के यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 के इक्वल हो जाए, तो हम इस इक्वेशन 1 को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन अदर केसेस 1 में और मे नॉट बी इंटीग्रेबल, यानी इसके अलावा अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है 1 इंटीग्रेबल हो और हो सकता है 1 इंटीग्रेबल ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन u एग्जिस्ट करता है जिसका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो हम 1 को लाजमी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद है कि हम कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें 1 जो इक्वेशन है हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 3.3 आर्टिकल में हमारे पास है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी और ऑफ टोटल और सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अब हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन जो एग्जिस्ट करेंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल है। तो यहाँ इन्होंने इसकी डेरिवेशन दी हुई है, तो हम डेरिवेशन नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट बस वो कंडीशन देख लेते हैं। और वो कंडीशन है ये, इक्वेशन 8 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है p, फिर ब्रैकेट में है डावा q ओवर डावा z माइनस डावा r ओवर डावा y प्लस q डावा r ओवर डावा x माइनस डावा p ओवर डावा z प्लस r डावा p ओवर डावा y माइनस डावा q ओवर डावा x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 8 है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है। इस इक्वेशन में बेसिकली हमें करना क्या है, पी क्यू आर पता होने चाहिए जो हमें इक्वेशन से पता चल जाएंगे। फिर क्यू को हम विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। पी ऑलरेडी हमें पता है, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर इसी तरह क्यू आपको पता है क्वेश्चन में ही होगा, वो यहाँ रख देंगे। इसी तरह हम आर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
इसी तरह आर हमें पहले से ही पता होगा जो इक्वेशन से आ जाएगा, और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करवाकर जो भी सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है उसको चेक करेंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है, और अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रेबल नहीं है। अच्छा, ये नेसेसरी कंडीशन थी। सेकंड है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन की भी हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वो कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने इसको पूरा ड्राइव किया हुआ है, और ड्राइव करने के बाद इनके पास जो कंडीशन आई है वो ये है। यहाँ देखें, इन्होंने जब इसको ड्राइव किया तो ये वाली लाइन से हमें पता चला है इक्वेशन 8 is both the necessary and sufficient condition that one has an integer। ठीक, तो यहाँ इन्होंने जब सफिशिएंट कंडीशन के लिए इसको ड्राइव किया तो इन्हें पता चला कि इसकी सफिशिएंट कंडीशन भी यही है और नेसेसरी कंडीशन भी वही है जो हमने इक्वेशन नंबर 8 में पढ़ी है। तो जो इक्वेशन 8 है उसे हम यूज करेंगे किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि ये इंटीग्रेबल है या नहीं। फिर नेक्स्ट है आपके पास द कंडीशंस फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी? जिस तरह हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते थे तो वहां हमने पढ़ा था कि इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है, सेपरेबल कब होती है, एग्जैक्ट कब होती है, लीनियर कब होती है, बर्नौली कब होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया गया है कि ये एग्जैक्ट कब होगी। तो यहाँ इन्होंने कंडीशन बताई है कि अगर कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, यानी partial derivative of p with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to x, partial derivative of q with respect to z is equal to partial derivative of r with respect to y, and partial derivative of x r with respect to x is equal to partial derivative of p with respect to z। अगर ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल हो पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये दोनों आपस में इक्वल हो और ये दोनों आपस में इक्वल हो, यानी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका मतलब कि वो जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, जिस तरह हमने जब टू वेरिएबल्स का केस पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो वहां पर हम चेक करते थे डावा एम डी एक्स इज इक्वल टू एन डी वाई, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन m होता था उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते थे, और n को विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आने चाहिए थे। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि इन दोनों को चेक करेंगे पहले हम, इन फिर q और r वाले को चेक करेंगे, और फिर r और p वाले के पार्शियल डेरिवेटिव्स को चेक करेंगे। अगर ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है इट मींस कि 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अगर हम ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन देखें जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, तो अगर मैं डावा p ओवर डावा x में से, ये डावा p ओवर डावा y में से डावा q ओवर डावा x को माइनस कर दूं तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये वाली टर्म देखें तो इससे पहले हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी इंटीग्रेबिलिटी की, वो यहाँ इन्होंने दोबारा लिख दी है इक्वेशन नंबर 2 में। अभी अभी हमने चेक किया था कि कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल कब होगी, तो हमने उसके लिए ये कंडीशन पढ़ी थी जो जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है। ठीक, ये वाली हमने पढ़ी थी। तो इसमें अगर हम टर्म्स देखें तो यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू z माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो ये यही वाली टर्म है जो इक्वेशन नंबर 1 में है, जो कि इक्वेशन एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि, और ये वाली टर्म, इसकी सेकंड वाली टर्म देखें r और p वाली, ये वाली टर्म है, इन दोनों को माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह p और q वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म है,
इन दोनों को माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी, और इंटीग्रेबल कब होगी, जब वो 2 को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ये 0 आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका मतलब वो 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये जो 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं, और ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो इन दोनों का डिफरेंस लें, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करूंगी तो 0 आएगा, यहाँ पर भी इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0। अगर ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 आंसर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब वो इंटीग्रेबल भी होगी, क्योंकि जब हम एग्जैक्ट की कंडीशंस को इन कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आंसर 0 प्रोवाइड करेगी। ठीक, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट की कंडीशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर इक्वल होते हैं तो इनका डिफरेंस 0 होगा। इसी तरह एग्जैक्ट की कंडीशन में ये दोनों इक्वल होते हैं तो इनका डिफरेंस 0 के इक्वल होगा। इसी तरह ये टर्म भी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ आपको ये प्रूव हो गया कि अगर कोई कंडीशन कोई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो इंटीग्रेबल भी होगी, क्योंकि वो इंटीग्रेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। फिर नेक्स्ट है मेथड्स फॉर सॉल्विंग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3.5 आर्टिकल में हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। तो जब भी आपके पास कोई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि वो इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं। और इंटीग्रेबिलिटी के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे जो इन्होंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के q से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ब्रैकेट फाइंड करके q से, और फिर ये ब्रैकेट फाइंड करके r से, तीनों को सम करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है। फिर हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 3.6 में आर्टिकल स्पेशल मेथड 1 है, सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। तो सॉल्यूशन मेथड 1 में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर देखें इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे कि अगर आपके पास कहीं लिखा हो एक्स डी वाई, यहाँ फर्स्ट मैं रूल पढ़ रही हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की कोई टर्म आपके पास इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, या हम किसी तरह अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के उसे इस फॉर्म में लेकर आ सकें, तो ये बेसिकली टोटल डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल बन जाता है वाई बाय एक्स का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। यानी कि आप हम ये वाली टर्म लिखें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ये लिखूं कि इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, दोनों इक्वल हैं। तो ये चूंकि डेरिवेटिव लेने के बाद टर्म आई है, और किन दो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेने के बाद आई है वो यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है। यानी कि जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे y ओवर x पे तो वो इसके इक्वल आ जाए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि ये जो लेफ्ट साइड पे टर्म लिखी हुई है ये किस नंबर का या किन वैल्यूज का डिफरेंशियल है, तो हम उसे उस फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इस टर्म पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी इक्वेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आने पे राइट साइड पे तो इंटीग्रल और डी ये आपके पास कैंसिल होकर आप जस्ट y ओवर x बच जाएगा, यानी हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है ये किस टर्म का डेरिवेटिव है। तो यहाँ चूंकि हमें फॉर्मूला पता था तो राइट साइड पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये टर्म y ओवर x का डिफरेंशियल है, यानी y ओवर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट वाली टर्म बन जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि जब कभी इक्वेशन में आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी तो हम डायरेक्ट वहां पर ये राइट साइड वाला नंबर लिख देंगे कि ये इसका डिफरेंशियल है, और फिर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होके वो जस्ट आपके पास वो टर्म आ जाएगी, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सेकेंड रूल देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स
इंटू वाई, ये इसका डिफरेंशियल होता है, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग y बाय एक्स का। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ताकि अगर कभी इक्वेशन में क्वेश्चन में ये आ जाए तो हम डायरेक्ट इसे यूज कर सकें। ठीक, तो ये फॉर्मूले पढ़ना जरूरी नहीं है, आप लोग बस ये याद रख लीजिएगा। फिर 3.7 में है सॉल्व एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्पेशल मेथड 1। ये जो अभी अभी हमने मेथड पढ़ा है कि अगर इस मेथड में हमने जस्ट क्या करना है, चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है कि उसके अंदर इनमें से कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। अगर इनमें से कोई फॉर्मूला वहां पर अप्लाई हो रहा है तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर हमारे पास इनमें से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा तो फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। तो इस मेथड की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी आपने सेटिस्फाई करवानी है, तो वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आपके पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है z dx प्लस z dy प्लस 2x प्लस y प्लस साइन z dz इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले तो हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो वहां से आपको p, q और r की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें पता है कि dx का जो कोफिशिएंट है वो p कहलाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके अंदर p dx प्लस q dy है, तो dx के साथ जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो p कहलाएगा। तो यहाँ अगर हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो p की वैल्यू आ जाएगी z, dy के साथ जो भी नंबर है आपके पास वो जो भी फंक्शन है वो q कहलाएगा, और dz के साथ जो भी फंक्शन है वो r कहलाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर p, q और r की वैल्यूज लिख दी हैं। अच्छा, फिर वो जो कंडीशन थी जिससे हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं, उस इक्वेशन में जो जो टर्म्स आ रही हैं वो हमें निकाल लेनी है। इन्होंने यहाँ पर दोबारा से ये इक्वेशन लिख दी है जो इंटीग्रेबल चेक करने के लिए जरूरी है कि ये हमें इक्वेशंस में जो टर्म आ रही हैं वो सब निकालनी है। यानी कि हमें q को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, r को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, r को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, p को विद रिस्पेक्ट टू z, और इसी तरह से ये तमाम टर्म्स निकालनी है। तो ये टर्म्स मैं मेरे नहीं ख्याल के मुझे निकलवाने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि m कोई फंक्शन है, उसे अगर आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x या y, तो जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो वेरिएबल रहता है और बाकी तमाम कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर p को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो z कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर इस p को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब कि x और z कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे और z वेरिएबल है। और इसी तरह से अगर p को विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो x y कांस्टेंट होंगे और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो आंसर आएगा 1 के इक्वल। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने आप लोगों को आते हैं, वो तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन्होंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर इनके पास आया 0। 0 आंसर का मतलब है कि ये जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है। तो यहाँ जस्ट हमें ये चेक करना था, ये वेरीफाई करवाना था ये कंडीशन इंटीग्रेबल है या नहीं। फिर इसी के बी पार्ट में भी यही काम करना है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। तो इंटीग्रेबल है तो वही काम करना है, पी क्यू आर फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे आंसर 0 आ रहा है या नहीं। इसके सी पार्ट में भी इन्होंने यही काम किया है, और जो एग्जाम्पल 2 है इसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हमें पता है कि ये किस फॉर्म में है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पी क्यू और आर की वैल्यूज आ जाएंगी। इन्होंने यहाँ पी की वैल्यू बता दी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, क्यू की वैल्यू है जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, और आर की वैल्यू है एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड।
अच्छा, यहाँ पर भी फर्स्ट काम तो हम यही करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं। तो अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल्स में काम किया है वही सारा काम हम यहाँ चेक करेंगे। आंसर 0 आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है। तो ये आप लोग खुद सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व है, आप लोग ये सिर्फ समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि ये आंसर इसका 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेबल इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर ये इंटीग्रेबल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का हमने अभी सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है कि हम चेक करेंगे कि वो जो हमारे पास फॉर्मूले बन रहे थे क्या वो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। या तो वो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे होंगे या फिर हम अगर अप्लाई नहीं हो रहे होंगे तो कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा कर क्या हम वो फॉर्मूले यहाँ बना सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया कि डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स वाई जेड, यानी जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी उसकी हर टर्म को एक्स वाई जेड से या पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ देखें फर्स्ट टर्म में वाई जेड था। अब अगर मैं इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करवाऊंगी तो न्यूमरेटर से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/x बच जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड को जब इन्होंने डिवाइड करवाया एक्स वाई जेड से तो यहाँ 1 बच गया। इसी तरह डी एक्स एज इट इज, प्लस सेकंड ब्रैकेट को भी पूरे एक्स वाई जेड से डिवाइड करवाया तो ये नंबर आया, और थर्ड को डिवाइड करवाया तो ये आया। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ डिवाइड करवाने से कि आपके पास जो इक्वेशन आई वो सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो गए। पहले तो यहाँ पर क्या था कि डी एक्स के साथ वाई जेड और एक्स तीनों वेरिएबल्स आ रहे थे, लेकिन डिवाइड करवाने से फायदा क्या हुआ कि अब डी एक्स के ब्रैकेट के साथ सिर्फ एक्स की टर्म्स आ रही हैं, वाई और जेड एलिमिनेट हो गया। इसी तरह डी वाई के साथ जस्ट वाई वाली टर्म्स आ रही हैं और डी जेड के साथ जेड वाली टर्म्स। अब जब हम इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 1/x dx एक साथ लिखा और इसी तरह यहाँ पर dx अप्लाई कर दिया तो सेकंड टर्म में dx आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया या dx ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट करवाने के बाद इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म थी वो थी 1/x dx, और हमें पता है कि जब हम 1/x dx लिखाओ इसका इंटीग्रल क्या होता है, log x, प्लस जस्ट dx लिखाओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, x आ जाएगा। इसी तरह सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को भी इन्होंने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आंसर आया। लॉग वाली टर्म्स को लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड को एक साथ लिख लिया, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक साथ, राइट साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। यानी सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि आप उसको इंस्पेक्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो उसमें से कुछ वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएं और इंटीग्रेशन आसान हो जाए, तो हम वो काम करेंगे। और अगर हमें लग रहा होगा कि नहीं हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते तो फिर हम आगे जो मेथड्स पढ़ेंगे वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए इन्होंने क्या काम किया सेकंड में। पहले तो पी क्यू आर फाइंड करके वही फर्स्ट स्टेप में तो यही काम करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, सॉरी इंटीग्रेबल है या नहीं। तो यहाँ इन्होंने यही काम किया और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, हाँ इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज किस तरह से किया, यहाँ देखें वाई जेड और डी जेड था, यानी कि यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में वाई जेड और डी एक्स आ रहा था, इसको इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड ब्रैकेट में जेड एक्स और डी वाई था, इसको इन्होंने यहाँ लिख दिया, और थर्ड ब्रैकेट में एक्स वाई और डी जेड था, उसे इन्होंने यहाँ लिख दिया, और बाकी जो टर्म्स थी उन्हें यहाँ अलग करके लिख दिया। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पर देखें ये वाली टर्म को इंटीग्रेट करना तो कोई मसला ही नहीं है 2x dx, क्योंकि यहाँ जब हम ये पूरा x का फंक्शन है और इंटीग्रल साथ में डेरिवेटिव भी यहाँ पर x का लगा हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आसानी से हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद y और z वाली जो टर्म्स थी ये थर्ड ब्रैकेट में पढ़ रही हूँ पहले। थर्ड ब्रैकेट में इन्होंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और उसको इस तरह से लिख दिया। अगर ये देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल बन रहा है y और z का, क्योंकि जब भी y और z दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल y z है तो और डेरिवेटिव अप्लाई करना है उसके, तो हम क्या लिखेंगे, z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z, यानी कि इस टर्म को इन्होंने यहाँ लिख दिया 2
डी वाई इंटू जेड, यानी ये टोटल ये डिफरेंशियल बन रहा है वाई इंटू जेड का। जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें भी यही था कि अगर कोई y ओवर x का डेरिवेटिव बन रहा है या y ओवर z का या y इंटू जेड का, तो उसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हमें उसको इंटीग्रल लेना ना पड़े, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वो कैंसिल होकर जस्ट आपके पास वो फंक्शन आ जाए। तो यहाँ इसको, ये थर्ड टर्म को इन्होंने लिख दिया -2 एज इट इज था, और जो ब्रैकेट में टर्म थी वो थी डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जेड। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो यही वाली टर्म बन जाएगी जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। और जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर देखें वाई जेड और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि वाई जेड एज इट इज थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आया, प्लस जेड एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, प्लस एक्स वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जेड। यानी यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, दो फंक्शंस ऐसे ही रखे हुए हैं और तीसरे वाले का डेरिवेटिव हो रहा है। फिर बाकी के दो जो वेरिएबल्स थे वो एज इट इज, और जो बच गया उसका डेरिवेटिव, और फिर लास्ट में जो पहले दो वेरिएबल्स थे उन वो एज इट इज, और थर्ड वाले का डेरिवेटिव। और ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड। यानी जब तीन डिफरेंट फंक्शंस आ रहे होते हैं या तीन डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनका डेरिवेटिव लेना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले दो को एज इट इज रखकर तीसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर बाकी दो को एज इट इज रखकर बाकी जो बच जाता है उसका डेरिवेटिव, और इसी तरह से थर्ड टर्म लिखते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसको यहाँ पर लिख लिया, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो डेरिवेटिव की फॉर्म में यहाँ लिख लिया। अच्छा, सेकंड वाला भी इन्होंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया कि ये 2x बेसिकली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। अगर आप ये इस फॉर्म में ना भी लिखना चाहें तो जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो चूंकि ये वाला जो फंक्शन है इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू x ही इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के बाद भी वही आंसर आएगा। इन्होंने इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिख दिया कि 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का, यानी कि 2x बेसिकली डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का, तो इन्होंने यहाँ पर लिख लिया डी एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये थर्ड वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब जब इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होने के बाद ये फर्स्ट टर्म एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, ये अक्सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अप्लाई भी कर देते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करवाई थी तो वहाँ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती थी, और उस इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जिस वेरिएबल के पर वो लीनियर होती थी, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, उनका प्रोडक्ट आता था, यानी वो डेरिवेटिव बन रहा होता था उन दोनों के प्रोडक्ट का। तो वहाँ हम हमेशा उसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देते थे ताकि जब हम इंटीग्रेट करें तो आसानी हो जाए। तो यहाँ पर भी उसी तरह के कुछ रूल्स वो जो पहले से बताए गए हैं कि कौन कौन सी टर्म किस किस तरह से इंटीग्रल बन सकती हैं, सॉरी डिफरेंशियल बन सकती हैं, किन किन टर्म्स का वो बताया गया। तो अगर आप वो तमाम फॉर्मूले याद रखेंगे तो आगे क्वेश्चन के बीच में वो फॉर्मूले जहाँ कहीं यूज हो रहे होंगे तो यूज करना आसान होगा। अच्छा, थर्ड देखें यहाँ पर एग्जाम्पल 3 को भी इन्होंने पहले सबसे पहले चेक किया कि इंटीग्रेबल है या नहीं है, और फिर यहाँ पर इसको इन्होंने कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया है एक्स स्क्वायर डी एक्स को। तो इसके बाद ये कुछ इक्वेशन इस तरह से बन गई, फिर सेपरेट किए वेरिएबल्स तो ये इक्वेशन आ गई, और फिर सॉल्व किया तो ये। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, इनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें बस इसमें कुछ कहीं कहीं इन्होंने रीअरेंज करके लिखा है, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के वो फॉर्म बनाने की कोशिश की है कि जो जिसके बारे में हमें पता चल जाए कि इसका डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, ताकि हम उसे रिप्लेस करवा दें एग्जैक्ट डिफरेंशियल से, और जब इंटीग्रेट करवाएं तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो है वो ऑपरेटर कैंसिल हो जाए और बाकी हमारे पास फंक्शन आ जाए और हमें इंटीग्रेशन ना करनी पड़े। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में यही सारा काम किया गया है। तो ये आपने खुद पढ़नी है। नेक्स्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं। काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स इन्होंने सॉल्व की हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर हमारे पास आर्टिकल है 3.8 स्पेशल मेथड 2। अच्छा, इसमें है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने पढ़ी वो होमोजीनियस कब होती है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट तो पढ़ लिया था कि एग्जैक्ट कब होगी, उसकी कंडीशन हमारे पास मौजूद थी। अब वो होमोजीनियस कब होगी ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन इफ पी क्यू आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द सेम डिग्री। हमने होमोजीनियस पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो उस फॉर्म में इक्वेशन होती थी, तो डी एक्स के साथ हमारे पास एक फंक्शन होता था एम और डी वाई के साथ होता था, तो हम कहते थे ये एम और एन दोनों होमोजीनियस होने चाहिए और सेम डिग्री के होमोजीनियस होने चाहिए। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वहां जाके देखिएगा कि किस तरह हम होमोजीनियस चेक करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस होगी, जब ये जो डी एक्स का कोफिशिएंट है पी, डी वाई का कोफिशिएंट क्यू और डी जेड का कोफिशिएंट आर, ये तीनों होमोजीनियस हों सेम डिग्री के, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वर्किंग रूल 1, ये किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि फंक्शन जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो हम उसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मेथड है सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी पहला मेथड है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके उसके जरिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में तो आपने क्या करना है, वही काम के हम चेक करेंगे कि इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं। फिर सेकंड हमने क्या काम करना है, इसमें सेकंड स्टेप है कैलकुलेट पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें p चाहिए होगा। तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन होती है, ये मैंने बता दिया था आपको, dx का जो कोफिशिएंट है वो p कहलाता है। तो p q r, तो जो भी पर्सन होगा वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, p को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, q को y से और r को z से, और तीनों को ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद हम देखेंगे कि ये जीरो के इक्वल आ रहे हैं या नहीं, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इनका सम जीरो के इक्वल है या नहीं। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हम आगे चल के पढ़ रहे हैं, और अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो फिर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ इन्होंने कंडीशन बता दी कि इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हम क्या करेंगे, 1 ओवर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज टेकन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये जीरो नहीं होगा तो इसका रेसिप्रोकल जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर यूज करेंगे। जाहिर सी बात है अगर ये जीरो आ जाए तो हम 1 ओवर जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1 ओवर जीरो करेंगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर ये जीरो नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम। जो भी रेसिप्रोकल लेने के बाद आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इन्होंने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर डी वेयर डी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। यानी ये जो इन्होंने टर्म फाइंड की है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, इसको डी का नाम दे दिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 ओवर डी। ठीक, तो फर्स्ट तो हमने वही काम करना है, स्टेप नंबर 1 में आपने चेक करना है इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं। सेकंड में आपने ये डी कैलकुलेट करना है। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो 1 ओवर डी फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, मल्टीप्लाई द गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेयर डी डिनोट्स द डिनोमिनेटर ऑफ आई एफ। अच्छा, जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है हम उससे क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो गिवन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा, यहाँ जनरल स्टेप्स बता रहे हैं, क्वेश्चन हम अभी देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वो करवाने के बाद फिर इन्होंने कहा है कि फाइंड डी ऑफ डी। ये डी ऑफ डी क्या है, डी तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड है, कोई फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड का। डी क्या है, उसका डेरिवेटिव है, हम उसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेंगे।
दैट इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ डी, यानी कि डी का टोटल डिफरेंशियल है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डी ऑफ डी फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा, हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में से डी ऑफ डी को ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। अच्छा, और हमारे पास फिर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, डी ऑफ डी प्लस माइनस डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 0। यानी मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास, जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डी था, इसका डिफरेंशियल लेने के बाद इसको न्यूमरेटर से में ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ये करने के बाद हमारे पास, अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब हम ये सब अप्लाई कर देंगे, ये तीनों स्टेप अप्लाई करेंगे, तो सेवरल टर्म्स इन द रिजल्टिंग इक्वेशंस विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अच्छा, ये टेक्निक यूज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, उसमें बहुत सारी टर्म्स तो ऐसी होंगी जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही होंगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से फायदा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मींस के यानी कि डी की फॉर्म में आ जाएंगी वो, कि किसी ना किसी नंबर्स का, वो किसी ना किसी टर्म्स का, फंक्शंस का डेरिवेटिव बन रहे होंगे। तो डेरिवेटिव की फॉर्म में आने के बाद हमें आसानी क्या होती है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं उस इक्वेशन को, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर कैंसिल होने के बाद फंक्शन बच जाता है, यानी कि हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो यहाँ पर हमने वर्किंग रूल फर्स्ट पढ़ लिया है, तो पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं 3.9 सॉल्व कर रही हूँ। ये है आपके पास सॉल्व वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने वही काम करना है, चेक करना है ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इन्होंने भी यहाँ पर पी क्यू और आर की वैल्यूज फाइंड कर ली। अच्छा, और फिर बता दिया कि आप कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, डू योरसेल्फ, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि डी किसके इक्वल है, क्योंकि हम होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें डी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ हमने चेक नहीं किया कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पी कहलाता है, तो हमने कहा था कि कोई भी इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होमोजीनियस कब होगी, जब पी क्यू आर तीनों होमोजीनियस होंगे। तो यहाँ P भी होमोजीनियस है 2 डिग्री का, Q भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस है और R भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस है। ये मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ कि आप लोग खुद चेक करेंगे कि हम किस तरह से चेक करते थे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि होमोजीनियस हम किस तरह से चेक करते हैं। तो ये चूंकि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमने क्या करना है, ये कैपिटल डी कैलकुलेट करना है। कैपिटल डी क्या है, P को x से मल्टीप्लाई करवाना है, Q को y से और R को z से। तो P Q R आपके पास मौजूद हैं, तो ये इक्वेशन से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने डी कैलकुलेट किया और डी का आंसर आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन में यही, इस रूल में यही पढ़ा था कि ये जो डी है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब हम ये तमाम स्टेप्स आगे वाले फॉलो करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर डी जीरो हो जाता है तब हम ये टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे। तो डी यहाँ पर चूंकि नॉन जीरो है, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/d, तो इन्होंने यहाँ 1/d कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है 1/d कैलकुलेट करके, इन्होंने डायरेक्ट 1/d को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था, यानी मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/d। तो 1/d से ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या काम करना है कि उस स्टेप का मुझे स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल ऑफ डी हम कैलकुलेट करेंगे या डेरिवेटिव ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी आपके पास किसके इक्वल आया है, वो ये था, ये लिखा हुआ एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, या इन्होंने यहाँ पर एक्स जेड कॉमन ले लिया, वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर आ गया एक्स जेड वाई प्लस जेड। इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशियल लेना है। डिफरेंशियल लेना आप लोगों को आता है, दो काम हो सकते हैं कि या तो आप
पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लें, फिर डेरिवेटिव ले लें। इन्होंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाया, एक्स जेड को एक टर्म कंसीडर किया है और वाई प्लस जेड को सेकेंड टर्म कंसीडर किया है और फिर उसका डेरिवेटिव लिया है। तो हमें पता है कि एक्स जेड जो है इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक। वाई प्लस जेड को सेकेंड ब्रैकेट को इन्होंने यहाँ एज इट इज रखा, वाई प्लस जेड, और ये जो फर्स्ट इन्होंने फंक्शन लिया है एक्स जेड, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जेड एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जेड, ठीक। फिर प्लस ये जो एक्स जेड फंक्शन था इसको एज इट इज रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिया। सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास था वाई प्लस जेड, तो इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी ऑफ वाई प्लस डी ऑफ जेड हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये इस फॉर्म में आ गया आपके पास, यानी कि डी एक्स डी वाई और डी जेड वाली टर्म्स को इन्होंने अलग से कर लिया। अच्छा, सेपरेट करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि ये जो 3 का न्यूमरेटर है इसको दोबारा से लिखा है, रीराइटिंग द न्यूमरेटर ऑफ 3। जस्ट 3 का न्यूमरेटर लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे हैं। किस तरह से लिखा है इन्होंने न्यूमरेटर को, ये जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास, हमने स्टेप नंबर 3 में पढ़ा था कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो भी इक्वेशन आएगी उसके न्यूमरेटर में हम डी ऑफ डी को ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी डी मौजूद है, वो एज इट इज रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये, यहाँ देखिए उन्होंने कहा नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डी ऑफ डी फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हमारे पास ये वाला डी, तो कौन सा वाला डी है, जो हम जब इक्वेशन को 1/d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में हमने क्या काम करना है, इस वाले डी का डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो वो इन्होंने यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख दिया कि हम इसे ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ न्यूमरेटर ले लिया, बाकी डिनोमिनेटर हम बाद में लिख लेंगे। तो क्योंकि हमें न्यूमरेटर में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो 3 इक्वेशन जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आई है उसका न्यूमरेटर में डी ऑफ डी ऐड भी करवाया है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद पहला वाला जो डी ऑफ डी था वो एज इट इज रखा इन्होंने, और बाद वाला जो डी ऑफ डी है उसकी टर्म्स ये बाकी इक्वेशन से कैंसिल हो रही थी, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी और बाकी ये एज इट इज लिख दिया, ठीक। तो आपने भी यही काम करना है, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो पहला वाला ऐसे ही रहने दीजिएगा, और बाद वाला जो डी ऑफ डी है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसकी कुछ टर्म्स बाकी तमाम टर्म्स से कैंसिल हो रही होंगी और कुछ टर्म्स बच जाएंगी, तो वो एज इट इज लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब ये तो न्यूमरेटर है इक्वेशन नंबर 3 का, तो इस न्यूमरेटर को वापस इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, डी ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, डी ऑफ डी माइनस दिस टर्म। तो जब हम 3 में ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ इन्होंने 3 में सब्स्टिट्यूट भी कर दिया और डी के साथ इसको डिवाइड भी करवा दिया, यानी सेपरेट करवा दिया। तो d of d divided by d minus second term divided by d is equal to 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो d था इसकी इन्होंने यहाँ वैल्यू रख दी है, d हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पर इन्होंने रख दिया, तो इनके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन में फायदा क्या हुआ, हमने कहा था कि जब भी हम ये तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो जो भी इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही होगी। तो यहाँ देखें कैपिटल डी डिनोमिनेटर में है और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, और यहाँ ये जो सेकंड वाला फंक्शन बन रहा है ये भी कुछ इसी तरह का है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है। आप चाहें तो इसको चेक कर लें कि इसका ये डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। पहले तो इन्होंने x से x को कैंसिल करवा दिया यहाँ पर, तो ये वाली इक्वेशन आ गई, यानी कि 2 dy प्लस डी जेड डिवाइड बाई वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में y प्लस जेड है और y प्लस जेड का डेरिवेटिव होता है dy प्लस डी जेड, और वो न्यूमरेटर में मौजूद है। 2 कांस्टेंट है, उसे रहने दें।
तो यहाँ पर जब हम ये तमाम काम करेंगे, तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो लास्ट में जो भी इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही होगी। तो यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन पे इंटीग्रेटिंग सॉरी, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो डी आपके पास एक फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और हमें पता है कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है, तो हम क्या लिख देते हैं, लॉग डी, क्योंकि डी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। माइनस 2 एज इट इज आ गया ये वाला, और y प्लस जेड एक फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसे इंटीग्रेट करते वक्त क्या लिख देते हैं, लॉग y प्लस जेड इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है तो वो हम अपनी मर्जी से c लिख सकते हैं या फिर log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्योंकि पूरी इक्वेशन log की फॉर्म में थी, log c लिख दिया। फिर से थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये कुछ इक्वेशन आ गई, d इज इक्वल टू सी वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और d की सॉरी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक की, उसके बाद हमने इसको चेक किया कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन थी तो डी, कैपिटल डी कैलकुलेट किया, कैपिटल डी कैलकुलेट करने के बाद चेक किया कि वो जीरो है या नहीं। अगर वो नॉन जीरो आता है तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया विच इज 1/d। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद उसे क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन थी उससे मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उसके न्यूमरेटर में डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल डी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे या रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा किसी ना किसी फंक्शन का। तो वहाँ जैसे यहाँ पर d का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मौजूद था, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते वक्त हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लॉग अप्लाई कर देंगे, यानी इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड, ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है, तो पहले वो चेक कर लेते हैं कि क्या है। वर्किंग रूल 2, the first method fails when px plus qy plus rz is equal to 0। अभी अभी हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ा है वो कब एप्लीकेबल है, जब हम ये px प्लस qy प्लस rz जिसे हमने d का नाम दिया था ये नॉन जीरो नंबर है। लेकिन अगर ये जीरो आ जाएगा तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकेंगे, फिर हमें सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो हम सेकंड रूल पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब ये px प्लस qy प्लस rz नॉन जीरो आए तभी यूज करें, ये अगर जीरो भी आ रहा है तब भी हम यूज कर सकते हैं। यानी एक ये जनरल रूल है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड ये वाला नंबर जीरो आएगा तभी यूज कर सकते हैं। ये जीरो आए या नॉन जीरो आए हम दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग रूल 1 पड़ा है वो हम तब यूज कर सकेंगे जब हमारे पास वो कैपिटल डी की वैल्यू नॉन जीरो आए। लेकिन अगर कैपिटल डी जीरो आए या नॉन जीरो आए उस दोनों कंडीशन में हम ये वर्किंग रूल 2 यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वी अप्लाई द फॉलोइंग मेथड विच इज एप्लीकेबल टू ऑल होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी जितनी भी बस होमोजीनियस होना जरूरी है, और उस कैपिटल डी का जीरो या नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, वो जीरो हो या नॉन जीरो हो दोनों केसेस में हम रूल नंबर 2 यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, डू सेम एज डन इन स्टेप 1 ऑफ वर्किंग रूल 1। तो स्टेप 1 तो वही है कि चेक करना है कि ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं, वो इंटीग्रेबल हम चेक कर लेंगे। फिर होमोजीनियस चेक करना ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी तो हम ये रूल्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो दोनों काम आपने कर लिए। फिर सेकंड स्टेप इसका ये है कि हमने x को ZU के इक्वल सपोज करना है और y को ZV के इक्वल सपोज करना है। अगर हम x को ZU सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d ऑफ x। जब d ऑफ x अप्लाई करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे इन्होंने इसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, dx इज इक्वल टू u dz प्लस z du। ये आपको डेरिवेटिव लेना आता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव।
इसी तरह y इज इक्वल टू जेड भी लिया है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, यानी dy जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x और y को रिमूव करवा रहे हैं, या x और y को एलिमिनेट करवा के दो नए वेरिएबल्स हम इसमें इंक्लूड करवा रहे हैं, जो कि v और u है। ठीक, फिर यहाँ पर है कि हम जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ये बेसिकली हम एक तरह से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो x और y को हमने ये सपोज कर लिया, तो dx और dy भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। इन चारों वैल्यूज को जो हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किए हैं, इसे हम जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, वो दोनों पॉसिबिलिटीज इन्होंने यहाँ लिख दी हैं केस 1 और केस 2 की फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ dz इज 0। हो सकता है जब आप ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें तो जो dz का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए। ठीक, अगर कोफिशिएंट ऑफ dz 0 हो जाता है तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो u और v की फॉर्म में होगी। ठीक, u और v की फॉर्म में होगी, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो हम उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे और वहां हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ इस तरह से तो काम बहुत आसान हो जाएगा अगर कोफिशिएंट ऑफ dz 0 हो जाए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि dz का कोफिशिएंट 0 ना हो, तो आपके पास केस नंबर 2 आ जाएगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ dz इज नॉट 0। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अगर कोफिशिएंट ऑफ dz 0 नहीं हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आ रही होगी कि हम z को u और v से सेपरेट कर सकेंगे, यानी z वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी और u और v वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी। यानी कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, जो यहाँ इन्होंने इक्वेशन a लिखी हुई है। इक्वेशन ए क्या है, dz अपॉन z लिखा हुआ है प्लस, और ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये फर्स्ट टर्म u और v की फॉर्म में है। यानी आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि u और v वाली टर्म्स आप सेपरेट कर लेंगे और z वाली टर्म्स सेपरेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद z वाली टर्म को तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ z की फॉर्म में होगी। मसला होगा जब हमारे पास ये u और v वाली टर्म्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने टेक्निक बताई है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम वो जो फंक्शन ऑफ u v होगा, जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको हम d सपोज कर लेंगे और फिर इसका डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक, यानी कि आपके पास जो भी ये लेफ्ट वाली टर्म बनेगी, लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर बनेगा z को सेपरेट करने के बाद, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम कैपिटल D सपोज करेंगे और फिर उस कैपिटल D का डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये कह रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट d ऑफ d एज डन इन स्टेप 3 ऑफ मेथड 1। अच्छा, वो जो हमने मेथड 1 पढ़ा था उसके स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करा था कि कैपिटल D फाइंड किया और फिर उसका d ऑफ d यानी कि डिफरेंशियल फाइंड किया, और फिर उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया था न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर भी हमने यही काम करवाना है कि जो भी आपके पास ये वाला नंबर होगा इसे d सपोज करेंगे, फंक्शन ऑफ u v जो भी आएगा यहाँ इस फॉर्म में, और फिर उसका डिफरेंशियल फाइंड करके उसको न्यूमरेटर में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी टर्म में करवाएंगे हम, क्योंकि सेकंड तो ऑलरेडी z की फॉर्म में है, उसको हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ये सारा काम हमने फर्स्ट टर्म पे करना है। अच्छा, ये सब करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाएगी और फिर हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो u v और z की फॉर्म में होगा, लेकिन चूंकि हमें चाहिए x y और z की फॉर्म में, तो यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे हम, x z u के इक्वल है तो u किसके इक्वल होगा, x बाय z के इक्वल। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो u की फॉर्म में होगा, तो हम वहाँ u को रिप्लेस करवा देंगे x बाय z से और v को रिप्लेस करवा देंगे y बाय z से। तो यहाँ वर्किंग रूल 2 की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो 3.8 में अभी मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाई है, यहाँ वर्किंग रूल 1 अप्लाई किया था हमने, उससे सॉल्व की थी। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को इन्होंने वर्किंग रूल 2 से भी सॉल्व किया है, तो हम भी यही काम करते हैं। तो वर्किंग रूल 2 हम वैसे तो तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो हमने p x प्लस q y प्लस
आर जेड फाइंड किया था वो 0 के इक्वल आ जाए, लेकिन हमने पढ़ा कि वर्किंग रूल 2 में ये कंडीशन नहीं है कि वो 0 आए तभी यूज कर सकते हैं, वो नॉन जीरो आए या 0 आए दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि वो नॉन जीरो था तब भी इन्होंने इसको यूज कर लिया। तो सबसे पहला काम तो वेरीफाई द यूजुअल कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अच्छा, फिर वर्किंग रूल 2 का सेकंड स्टेप था कि चेक करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, x को u z लेना है और y को v z। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या हुआ है इस बुक में कि यहाँ x को तो इन्होंने u z लिखा हुआ है और y को v z लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ v नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है और तकरीबन आगे आप जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे वहां पर v आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने v वहां पर कंसीडर करके सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ y को v z ही सपोज किया है, मिसप्रिंट होने की वजह से v यहाँ पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक, तो dx इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, dx वही u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z प्लस z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। dy कैसे कैलकुलेट किया, v एज इट इज, ये v लिखा हुआ है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z प्लस z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो आप जब सॉल्व करें तो लेक्चर सुनने के साथ 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 में लिखते भी जाइएगा। तो कॉपी पेंसिल जब भी लेक्चर सुने, मैंने पहले भी बताया था कि कॉपी पेंसिल साथ रखें और साथ साथ उसे लिखते भी जाएं ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती जाए। जिस तरह आप क्लासरूम में लेक्चर सुनते भी हैं और उसको नोट डाउन भी करते हैं, इसी तरह आपने वीडियो लेक्चर में भी करना है। अच्छा, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद x और y को हमने सपोज कर लिया, dx और dy भी आ गए। तो x, y, dx और dy ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। इसमें आपने जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर यू जेड लिखना है, जहां जहां वाई आ रहा है वहां आपने वी जेड लिखना है, और डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज भी हमने वहां से कैलकुलेट कर ली है, वहां उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ तमाम वैल्यूज इन्होंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अच्छा, इस इक्वेशन में यहाँ पर आपको जो ये खाली जगह नजर आ रही है, ये यहाँ पर v लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया, u यानी डी यू वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया, डी वी वाली टर्म्स को, और डी जेड, क्योंकि जाहिर सी बात है अब नए वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। पहले एक्स वाई जेड की फॉर्म में थी इक्वेशन, अब वाई यू वी और जेड की फॉर्म में आ गई है। तो डी यू वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, डी वी वाली टर्म्स को और डी जेड वाली टर्म्स को। अच्छा भाई, सेपरेट करने के बाद इन्होंने क्या किया है, अगर देखें तो ये लिखा हुआ है v प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म में भी v प्लस 1 आ रहा है और यहाँ थर्ड टर्म में भी आ रहा है, तो इन्होंने पूरी इक्वेशन को v प्लस 1 से डिवाइड करवा दिया, डिवाइडिंग बाय, अच्छा u से भी करवाया क्योंकि u भी कॉमन था, u v प्लस 1 z क्यूब से भी करवाया। ठीक, अच्छा, इससे डिवाइड करवा दिया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, डी यू अपॉन यू माइनस डी अपॉन वी प्लस 1 प्लस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, हम चेक कर लेते हैं जो हमने वर्किंग रूल 2 पढ़ा था उसकी क्या क्या स्टेप्स थे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड में इन्होंने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की थी, और इन्होंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद दो केसेस होंगे, या तो डी जेड का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा या फिर वो 0 नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि आप u और v और z की टर्म्स को सेपरेट कर सकेंगे। तो हम भी चेक कर लेते हैं कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन की तो क्या हुआ। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो डी जेड का कोफिशिएंट है वो 0 तो नहीं हुआ, ठीक, लेकिन जब हमने डिवाइड करवाया, थोड़ा सा रीअरेंज किया और इस नंबर से डिवाइड करवाया u v प्लस 1 z क्यूब से, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो इक्वेशन आई है इसमें z की टर्म्स अलग हो गई हैं और u और v वाली टर्म्स भी अलग हो गई हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। यहाँ इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया, आंसर लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, आंसर ये आया था u z इज इक्वल टू सी इंटू वी प्लस 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने u की जगह पर रिप्लेस करवाया किसको, u इक्वल था x अपॉन z के, वो यहाँ x बाय z लिख दिया, इंटू z इज इक्वल टू सी, फिर है 1 प्लस v था तो v की जगह पर y अपॉन z लिखा, सॉल्व किया तो ये
इस तरह से इक्वेशन आ गई, तो आप भी इसको इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल नंबर 2 को भी इन्होंने दोबारा एक नई एग्जाम्पल ली है और वर्किंग रूल 2 अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्स एक्स सॉरी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज की कि एक्स इज इक्वल टू यू जेड और वाई इज इक्वल टू वी जेड। उसी तरह से डी एक्स कैलकुलेट किया, डी वाई कैलकुलेट किया, सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर देखें डी जेड का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है 0 इंटू जेड स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पर वी भी लिखा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर वी नजर नहीं आ रहा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो वी वहां पर लिखिएगा। यहाँ पर भी v इज इक्वल टू वी जेड है, सॉरी y इज इक्वल टू वी जेड है। तो यहाँ देखें डी जेड का कोफिशिएंट 0 हो रहा है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो है डी यू प्लस 1 माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू 0। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो u और v के वेरिएबल सेपरेट हो गए और इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सही से लिखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नंबर्स वी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप खुद घर में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चूंकि यू और वी के वेरिएबल्स यू और वी सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक, तो इसी तरह से एक्सरसाइज 3 है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा और आगे की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपने सब खुद सॉल्व करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल्स इन्होंने काफी ज्यादा सॉल्व किए हैं, तो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं अगर आप सिर्फ वही सॉल्व कर लेंगे तो उसी से ही आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत थोड़े से दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से तकरीबन 3B के टोटल 6 क्वेश्चन है और साथ में आंसर्स भी उसके लिखे हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर लेंगे तो उसी से ही अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल मेथड 3, यूज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अच्छा भाई, हमारे पास जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमने पहले भी पढ़ा है किस फॉर्म में होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने पढ़ा था कि ये होमोजीनियस होगी, तो होमोजीनियस के दो मेथड थे, दोनों हमने चेक कर लिए कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब अगर हमें नहीं पता ये होमोजीनियस है या नहीं, या फॉर एग्जाम्पल ये होमोजीनियस नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इस इक्वेशन की जो इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होती है वो क्या है, वो यहाँ इन्होंने लिख दी। जो हमें पहले से पता है कि किसी भी कंडीशन को, किसी भी इक्वेशन को, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है वो यहाँ इन्होंने लिख दी है। तो फर्स्ट जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, 1 में लिख दी इन्होंने, और जो इसकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो इक्वेशन नंबर 2 में लिख दी है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डी एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म में p कॉमन था, तो ये जो है आपके पास dx किसके इक्वल होगा, डावा q ओवर डावा z माइनस डावा r ओवर डावा y। इसी तरह q किसके इक्वल होगा, सॉरी dy किसके इक्वल होगा, डावा r ओवर डावा x माइनस डावा p ओवर डावा z। और इसी तरह dz इक्वल होगा डावा p ओवर डावा y माइनस डावा q ओवर डावा x के। ठीक, तो हमें पता है कि जब ये इस तरह से आपके पास तीन टर्म्स आ रही हैं, तीन फ्रैक्शन के डी एक्स इसके इक्वल है, डी वाई इसके इक्वल है और डी जेड किस नंबर के इक्वल है, तो उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इन्होंने इक्वेशन नंबर 3 बताई है, यानी डी एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन दिस नंबर एंड डी जेड अपॉन दिस नंबर। अगर मैंने आपको पहले भी जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी बताई थी तो वहां पर भी बताया था कि अगर मैं ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं आपस में, अगर मैं इसको इक्वल लूं किसी भी कांस्टेंट के c के इक्वल या किसी भी नंबर, तो डी एक्स जो है वो वहां उसके इक्वल हो जाएगा और इसी तरह डी एक्स भी इसके इक्वल हो जाएगा और डी जेड इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो फिर इन्होंने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन 3 आर सॉल्व बाय मेथड्स ऑफ चैप्टर 2। अब ये चूंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, dx अपॉन p प्लस इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, इस फॉर्म में लिखी हुई थी वो। तो उसको सॉल्व करना हमें पता है क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो हम इस फॉर्म में लेने के लाकर इक्वेशन को और जो साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को निकालने आते हैं, जैसे हम जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में, वहां से पी क्यू आर फाइंड करेंगे और ये वाली टर्म्स फाइंड कर लेंगे, डावा क्यू ओवर डावा जेड माइनस डावा आर ओवर डावा वाई, और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन 3 की फॉर्म में उसे लेकर आ सकते हैं। इक्वेशन 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हमें पता है। तो जस्ट हमने इसमें क्या काम किया है कि अगर हमारे पास कोई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे बेसिकली हमने कन्वर्ट कर लिया साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको क्या कर सकेंगे, साइमल्टेनियस वाली टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इसको इसका एक मेथड और बताया हुआ है, और वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने कहा लेट u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c2। अच्छा, यहाँ पर अगेन v2 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको v सपोज किया है। तो u और v जो है दो इंटीग्रल्स ले लिए इन्होंने और उनकी मदद से एक इक्वेशन बना ली, a du प्लस b dv, यहाँ dv लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। फिर इन्होंने कहा कंपेयर 1 एंड 4, 1 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को कंपेयर करना है। अच्छा, सबसे पहले इसको इसी इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व करने का तरीका बताया। इक्वेशन 3 जो फॉर्म आई है आपके पास, इन्होंने कहा है कि आप एक वेरिएबल u लें, उसको c1 कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लें, एक और वेरिएबल लें v, उसको c2 के इक्वल सपोज कर लें। फिर इन दोनों की मदद से आप ये इक्वेशन बनाएं, यानी a du कैसे आएगा, जो आपने u लिया है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो du आ जाएगा, b यहाँ से v आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो dv आ जाएगा, और ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो u और v हैं ये कहाँ से आएंगे, अच्छा u और v कहाँ से आएंगे, जो जिस तरह ये इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं u और v, ठीक। और ये सॉल्व किस तरह से करेंगे, जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था उन टेक्निक से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो दो सॉल्यूशंस आते थे हमने उनको नाम दिया होता था, एक को u का और एक को v का। तो ये जो u और v हैं ये वही वाले सॉल्यूशंस हैं, ठीक। तो पहले आपने क्या करना है, 3 के ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन की टेक्निक यूज करनी है, वहां से सॉल्यूशन निकालना है u और v, उन सॉल्यूशंस u और v की मदद से du और dv बनाने हैं और ये इक्वेशन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट करनी है। इक्वेशन 4 कंस्ट्रक्ट करने के बाद इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करना है, ताकि हमारे पास a और b जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज आ जाएं। a और b की वैल्यूज आने के बाद हमने उन वैल्यूज को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। तो ओवरऑल ये मेथड है इसका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब इन्होंने लिखा है मेथड 3 डिस्कस्ड इन आर्ट 3.110 will fail in case the given equation 1 is exact। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये वाला जो टेक्निक है, ये जो अभी हम थर्ड स्पेशल मेथड 3 पढ़ रहे हैं, ये फेल हो जाएगा कब, जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो। तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएं। ये मैंने एग्जैक्ट की कंडीशन इसी लेक्चर में बहुत पहले स्टार्ट में ही बताई थी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब डावा क्यू ओवर डावा जेड डावा आर ओवर डावा वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएं और ये वाले दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर ये यही बात कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो ये दोनों एग्जैक्ट का मतलब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, इसी तरह ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब कि ये नंबर ये 0 हो जाएगा, dx अपॉन 0, dy अपॉन 0 और dz अपॉन 0। तो हम ये वाला मेथड अप्लाई
नहीं कर सकेंगे, ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, ये नोट 1 पढ़ लीजिएगा कि 3.10 विल फेल इन केस द गिवन इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, दैट इज एग्जैक्ट की कंडीशन लिख दी कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये फेल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब अभी जो हमने दो सॉल्यूशंस पढ़े हैं, दो मेथड्स पढ़े हैं। आर्टिकल 3.6 में मेथड 1 पढ़ा है और आर्टिकल 3.8 में हमने इसका सॉल्यूशन 2 पढ़ा है। अगर वो दोनों कन्वीनियंट नहीं होंगे तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्पेशल मेथड 1 और स्पेशल मेथड 2 अगर वो अप्लाई नहीं हो रहे होंगे तब हम तब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा भाई, इसकी एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व एक्स जेड क्यूब डी एक्स माइनस जेड डी वाई प्लस 2y dz इज इक्वल टू 0। तो स्पेशल मेथड 3 अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। पी क्यू आर यहाँ से फाइंड कर लिए, पी क्यू आर हमारे पास आ गए। फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी, वो इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 3 डिफाइंड थी। तो वो इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन क्या थी, डी एक्स अपॉन डावा क्यू ओवर डावा जेड माइनस डावा आर ओवर डावा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन दिस नंबर एंड डी जेड अपॉन दिस नंबर। तो ये तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा इक्वेशन नंबर 3, अच्छा इक्वेशन नंबर 3 ये आने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमने चूंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हम साइमल्टेनियस वाली टेक्निक अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें एक सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से ही हमें मिल रहा है, और वो क्या है, डी जेड अपॉन 0। जब आप इसको इक्वेट करवाएंगे इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट से, तो डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अगर डी जेड 0 के इक्वल है तो जेड क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्योंकि जब इस डी जेड इज इक्वल टू 0 पर को इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जब इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल और वो कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा। और राइट साइड पे 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट नंबर c1, वो हमने यहाँ लिख दिया। और हमने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन आया है इसको हम u कह देते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी हम यही काम करते थे कि जो भी सॉल्यूशंस आते थे, दो सॉल्यूशंस आते थे उसके हमेशा एक को u का नाम देते थे और एक को v का नाम देते थे। और उसकी टेक्निक्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसमें एक टेक्निक तो ये थी कि हम क्या करते थे कि ये जो 3 फ्रैक्शंस आती थी हमारे पास पहले, तो इन तीनों में से किसी भी 2 फ्रैक्शंस को आपस में इक्वल लेते थे और सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता था। फिर हम बाकी कोई से भी 2 फ्रैक्शंस को इक्वल रखते थे, सॉल्व करते थे, एक और सोल्यूशन आ जाता था। और ये फ्रैक्शंस हम अपनी मर्जी से कैसे सिलेक्ट करते थे, हम ऐसी फ्रैक्शंस लेते थे कि जिनको चूज करने के बाद कोई तीसरा वाला वेरिएबल खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाए, यानी कुछ कैंसिल हो रहा हो या फिर वो पहले से ही उसमें मौजूद ना हो। यानी अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगी कि जेड उसमें मौजूद ना हो। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं उसमें चेक करूंगी कि वाई मौजूद ना हो, सिर्फ एक्स और जेड मौजूद हो, या अगर मौजूद भी है तो कैंसिल होके सिर्फ एक्स और जेड वाले फंक्शन हो जाए, वाई खुद ब खुद कैंसिल हो जाए। तो ये टेक्निक्स मैं क्योंकि पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो सही से सॉल्व किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो यानी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी यहाँ, क्योंकि इत्तेफाक से डी जेड के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें पता था कि डी जेड 0 हो गया है। जब ये 0 हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया z इज इक्वल टू c1, और जो पहला सोल्यूशन आया उसको हमने u का नाम दे दिया। अच्छा वहां पर हमने एक टेक्निक ये भी पढ़ी थी, सेकंड टेक्निक थी मेरे ख्याल से, कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड ये भी है कि आप किसी तरह 2 फ्रैक्शंस को इक्वल रखकर एक सोल्यूशन u निकाल लें और फिर उस u सोल्यूशन जो फर्स्ट सोल्यूशन आपके पास आया है उसकी मदद से सेकंड सोल्यूशन फाइंड करें।
एक तो ये है कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लें फ्रैक्शंस के, उनको सॉल्व करें और दो सॉल्यूशन निकाल लें। और एक मेथड ये था कि कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन लेके एक सॉल्यूशन निकाल लें और उस सॉल्यूशन को यूज करते हुए सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करें। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही काम किया है। फर्स्ट जो आपके पास सॉल्यूशन आया u, इसको यूज किया है। इसको कैसे यूज किया, इन्होंने कहा टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स ऑफ 3, 3 का फर्स्ट और सेकंड नंबर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में z की जगह पर कांस्टेंट रख दिया, सॉरी z को रिप्लेस करवा दिया किससे, u से। u से रिप्लेस करवाने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को इन्होंने इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। जैसे बातें जब हमने रिप्लेस करवाया तो dx और dy की फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक, u कांस्टेंट ट्रीट होगा, इंटीग्रेट किया तो एक और सॉल्यूशन आ गया। और उस सॉल्यूशन को पे वापस इन्होंने, ये यहाँ पर u था तो u को वापस इन्होंने रिप्लेस करवा दिया z से, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो आंसर भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही आना चाहिए। और यहाँ पर इसका ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y, और इसको इन्होंने v का नाम दिया है। यहाँ अगेन v लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी इन्होंने इसको यहाँ v का नाम दिया है, v है। और ये आपके पास v सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो एक सॉल्यूशन आया u और एक सॉल्यूशन आ गया v। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो यहाँ जब हमने इसका मेथड पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हम, ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c2, ये दोनों सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और इन दोनों सॉल्यूशंस की मदद से एक इक्वेशन बनाएंगे a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0। तो हम भी यहाँ पे यही काम कर लेते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, u और v आपके पास मौजूद है, ये रहे u और v। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v फ्रॉम 4 एंड 5 इन दिस इक्वेशन। ये कह रहे हैं ये वाली जो इक्वेशन बनानी है a du प्लस b dv, तो इसमें आपने क्या करना है, u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a d, u किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो इन्होंने यहाँ z लिख दिया, प्लस b d। अच्छा, v किसके इक्वल था, v ये रहा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये रहा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y, उसके इक्वल था वो यहाँ रख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने क्या करना है, इन्होंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। रीअरेंज करने के बाद dx dy और dz की टर्म्स सेपरेट कर ली हैं। क्यों सेपरेट किए हैं, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन मेथड पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो a du प्लस b dv वाली इक्वेशन आएगी, इसको हमने कंपेयर करवाना होगा हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से, यानी जो क्वेश्चन में हम आपके पास इक्वेशन गिवन है उससे कंपेयर करवाएंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो कंपेयर हम तभी करवा सकेंगे क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो p dx प्लस q dy और r dz की फॉर्म में है। तो dx का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, dy का भी कोफिशिएंट होना चाहिए और dz का भी। तो इस इक्वेशन को भी, यहाँ जो इक्वेशन नंबर 6 लिखी हुई है इन्होंने, इसको इसी तरह से इन्होंने लिखा है कि dx का कोई कोफिशिएंट आ गया, dy का और dz का। अब हम इसे जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उससे कंपेयर करवाएंगे। तो वहां जो dx का कोफिशिएंट है और यहाँ जो dx का कोफिशिएंट है, दोनों को कंपेयर करवा लेंगे। तो यहाँ पर ये b की वैल्यू ये आ गई, सॉरी एक्स जेड क्यूब इज इक्वल टू 2b एक्स जेड स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन में जो dy का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 6 में जो dy का कोफिशिएंट है उन्हें कंपेयर करवाया और इसी तरह dz के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया। तो तीन आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ इन्होंने a और b की वैल्यूज को फाइंड करके बता दिया। अच्छा, a और b फाइंड करने के बाद हमने क्या करना था, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0, इसमें हमने a और b को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। अच्छा, यहाँ पर अगेन v मिसिंग है तो आप लोगों के पास जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख लीजिएगा। जो भी इक्वेशन आएगी उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, वो u और v की फॉर्म में सेपरेट हो रही होगी क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, सेपरेट हो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर u और v की फॉर्म में होगा, कन्वर्ट कर लेंगे उसे वापस किस फॉर्म में, x और z की फॉर्म में, यानी कि जो u और v की वैल्यूज हैं उनको ले जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड
जर्नल सॉल्यूशन आ गया इसमें। तो यहाँ पर आपके पास स्पेशल मेथड 3 भी हमने पढ़ लिया है और उसकी एक एक्सरसाइज भी देख ली है। तो टोटल हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड में तो डायरेक्ट हमने कुछ रीअरेंज करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी कि अगर कोई फॉर्मूला बन जाए और इंटीग्रेशन आसान हो जाए तो हम डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सेकंड में हमने देखा कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी 2 टेक्निक्स थी, वर्किंग रूल 1 और वर्किंग रूल 2। और थर्ड मेथड आपके पास जो है ये यूज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड जो सेकेंड स्पेशल मेथड 2 था वो सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, जबकि ये 3 वाला मेथड किसी भी इक्वेशन के लिए। तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है उसे चेक कर लें वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस हो तो होमोजीनियस वाली टेक्निक लगा दें, और अगर वो होमोजीनियस ना हो तो स्पेशल मेथड 3 हम अप्लाई करेंगे। और इन दोनों मेथड से पहले जो स्पेशल मेथड 1 है वो चेक कर लीजिएगा कि कुछ मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के उसको अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और इजीली इंटीग्रेट हो सके तो वहां से हम पहले फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं हो सके तो फिर सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करने का एक जर्नल मेथड है वो और चेक कर लेंगे। तो फिलहाल ये वाली क्लास यहीं तक ही एंड है। तो ये तीनों अच्छा, इनमें थर्ड वाला जो है उसकी एक कंडीशन और याद रखिएगा, जो स्पेशल मेथड 3 पढ़ाया है अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो वो हम यूज नहीं कर सकेंगे, यानी कि एग्जैक्ट के अलावा बाकी तमाम मेथड्स पर, तमाम इक्वेशंस पर वो सॉल्यूशन टेक्निक 3 जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम मेथड पढ़ेंगे वो जनरलाइज मेथड होगा, वो किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन या फैक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन पर एप्लीकेबल होगा।